अब हम बात करेंगे कि आज के जो इस लगातार 15 दिन से जो धरने को अपने कंधों पर लेकर एक युवा साथी लेबर यूनियन के कैंटीन प्रबंधन समिति मुकेश कुमार जी उर्फ मुखिया जी के नाम से जाने जाते हैं, तो इनको जो जिम्मेदारी इनकी यूनियन ने दी है, हम कॉमरेड चाहेंगे कि आप जो इस धरना स्थल पर बैठे हैं, तो आप किस उद्देश्य से बैठे हैं, आप सरकार को कौन सा मैसेज देना चाहते हैं? पहले तो मैं सोशल जस्टिस मीडिया चैनल को धन्यवाद देता हूं कि आप आए और हम लोग का खबर आगे तक पहुंचाएंगे, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। आप लोग जैसा जान रहे हैं कि हमारे देश में जितने भी आयुध निर्माणी कारखाने हैं, 41 ऑर्डिनेंस फैक्ट्री, सभी को अचानक सरकार ने निगमीकरण के फैसले ले लिया अचानक कि मैं निगमीकरण करूँगा। मैं इस निगमीकरण के विरोध के लिए ऐसा बैठा हूँ। हम लोग बारी बारी से तीनों यूनियन है, आयुध निर्माणी खमरिया जबलपुर के कारखाने के 3 निर्माणी यूनियन के तीनों एक एक कर्मिक डेली धरने पर बैठते हैं। बाकी सहयोग के लिए अनेक लोग भी और रहते हैं। मैं इस निगमीकरण से क्या मिलेगा इस मोदी सरकार को, यानी तानाशाह सरकार जो तानाशाह हो गई है, बिल्कुल ये जो मजदूर विरोधी काम कर रहे हैं, इससे क्या मिलने वाला है? मेरे को लगता है कि ये मजदूरों का पूरा दुश्मनी निकाल रहे हैं, दुश्मन हो गए एक तरह से। मेरा जिस उद्देश्य से हमने सरकारी कंपटीशन दिया, एग्ज़ाम क्वालिफाई करके हमने जिस नौकरी को पाया, उसको अचानक निगमीकरण में धकेल रहे हैं। जो हमारा सरकारी सुविधाएं थी, तमाम सुविधाएं छीनने की कोशिश की जा रही है, जैसे स्वास्थ्य व्यवस्थाएं और अनेक कैंटीन सुविधाएं, जो भी हमारा सरकारी सुविधाएं हैं, वो सारी सुविधाएं कोशिश कर रहा है धीरे धीरे बंद करने की। पहले सरकार ने संडे का चलता था एक्स्ट्रा ड्यूटी, हमारा संडे बंद, ओवर टाइम। उसके बाद इन्होंने वो पीस वर्क का कटौती कर ली। उसके बाद सरकार हमारे जो एक्स्ट्रा ओवर टाइम चलता था 1 घंटा, उसको आधे घंटे पे ला दी, फिर उसको भी बंद करने का काम किया। शनिवार हमारा फुल डे ओटी चलता था हाफ डे के बाद, उसको भी पूरा बंद करने का काम किया, पौने 45 घंटे कर दिए। यानी कर्मचारियों के अनहित के लिए जितने भी काम हो रहे हैं, अहित कर रहे हैं ये। दूसरी नंबर, हम कर्मचारी जब घर से निकलते हैं ड्यूटी आने के लिए, अगर फैक्ट्री में घुसते समय 1 मिनट भी हमारा लेट होता है, तो हमारा फैक्ट्री में सरकार ने पैसा 15 मिनट का काटता है। अगर 15 मिनट से 16वां मिनट लेट हो जाती है, तो हमारा पैसा आधे घंटे कटता है। अगर आधे घंटे के बाद अगर 31वां मिनट हो जाती है, तो 1 घंटे का पैसा सरकार हमारे पेमेंट से काट लेती है। तो मैं ये जानना चाहता हूँ, मोदी सरकार ऐसा क्या काम है, मैं इतना त्याग करने के बाद इसने घर से निकलता हूँ, गोला बारूद के ढेर पे काम करता हूँ, अपना जान जोखिम में दे के परिवार को त्याग के मैं काम करता हूँ, फिर भी हमारे पीछे सरकार पड़े हैं कि इसको निगमीकरण करने से इनको नहीं फायदा है, बल्कि केवल ये 2 आदमी के, अडानी अंबानी के लिए ऐसा काम करने जा रहे हैं। इस तानाशाह सरकार को कुछ नहीं दिख रहा है, ना कोई मजदूर दिख रहा है, ना देश के कोई गरीब जनता की बात करें अगर आज के देश में, तो पेट्रोल, डीजल, गैस, उज्ज्वला योजना, ऐसे योजना को लाके गरीब आदमी को गैस सिलेंडर बांट दिया गया। आज के स्थिति में उस सरकार ने क्या हालात कर दिया, कोविड के तहत उस गैस को भराने के लिए किसी के पास पैसे नहीं है, किसी के पास रोजगार नहीं है। गरीब आदमी पेट्रोल क्या वो नहीं जलाते हैं? केवल अमीर लोग ही जलाते हैं या मध्यम वर्ग वो जलाते हैं? गरीब अमीर सभी लोग, सभी तत्पर के लोग पेट्रोल, डीजल सभी चीज़ यूज करते हैं। सब्जी महंगाई हो गई, दूध महंगाई, अगर डीजल पेट्रोल की दाम बढ़ता है तो हर चीज़ का ट्रांसपोर्टिंग चार्ज बढ़ती है, उसके कारण गरीब मजदूर जनता को भी उसका सामना करना पड़ता है। अगर मोदी सरकार गरीब के हितों की इतना ही बात करते हैं, तो क्यों न गरीब के लिए पेट्रोल टंकी अलग से खोल देते हैं, उनको 50 रुपया पेट्रोल देना चालू कर दिया है, मध्यम वर्ग को उसका रेट अलग कर दिया जाए, हाई जो अमीर लोग हैं उसका 100 रुपया 150 रुपया लीटर कर दिया जाए, 3-4 भागों में बांट दिया जाए। अगर गरीब का बात करते हैं सरकार, तो हम इतना ही कहना चाहते हैं, मोदी जी ये जो निगमीकरण कर रहे हैं हमारे आयुध कारखानों का, ये बहुत बुरा फैसला है। ये इस फैसला को वापस ले लें। हम कारखानों में आते हैं अपना जान जोखिम में डालने के लिए, काम करते हैं। अगर ईमानदारी से काम करते हैं, हम अगर घर में कोई अचानक हमारा परिवार में आपदा आ जाए, मुसीबत आ जाए, कोई बीमार पड़ जाए, हमको अगर घर जाना होता है तो हमारे को फैक्ट्री से निकलने के लिए नहीं मिलता है, उसके लिए हमको पास आउट लेना पड़ता है। पास आउट में अगर मैं 1 घंटे का जाता हूँ, पास आउट से हमारा 1 घंटे का मैं पेमेंट से पैसा काटा जाता है। ये सब इतना करने के बाद, इतना त्याग करता है कर्मचारी, फिर भी हमारा
शोषण करने पे लगे हैं सरकार। मैं चाहता हूं इस फैसले को वापस लें। निगमीकरण से कोई फायदा नहीं है। जिस उम्मीद से हम लोग सरकारी क्रमिक आए थे, निगमीकरण में अगर धकेल दिया जा रहा है, बहुत बुरा बात है। अगर कोई सांसद, कोई विधायक, इलेक्टेड मेंबर सांसद बनता है, अगर उसको अचानक कह दिया जाए आप आज से पार्षद हो गए, तो उसको कैसा लगेगा? अगर कोई विधायक को कह दे आप मुखिया बन गए, तो उसका क्या स्थिति हो जाएगी, ये बताइए। उसी तरह अगर हम सरकारी कर्मचारी हैं, अगर हमको कल से बोले अगर निगम में चले गए, निगम से सिर्फ प्राइवेट में चले गए, तो हम लोग का क्या होगा? आगे हमारा बाल बच्चा, देश के पूरे नौजवान साथी अभी भर्ती हुए हैं, आगे बहाली नहीं है। एनपीएस वालों को बहुत ज़्यादा दिक्कत होगी। इसलिए मैं सरकार से चाहता हूं कि अपना फैसला वापस लें। धन्यवाद। साथियों, आप जिस प्रकार से कर्मचारी का रोष देख रहे थे कॉमरेड श्री मुकेश जी का, ये बिल्कुल सत्यता बता रहे हैं, अपने दुख दर्द और भावुक चेहरे से बता रहे हैं कि जिस प्रकार से हमारे साथ अन्याय हो रही है। सरकारी कर्मचारी बनने के बाद अगर एकाएक पीएसयू के बाद प्राइवेटाइजेशन कर दिया जाए, यानी हमको सीधे मारने का काम किया जा रहा है, तो मित्रों ये जाहिर सी बात है कि कर्मचारियों का दर्द और रोष बहुत काफ़ी है। आप सब भी इस चैनल को देखते हुए सब्सक्राइब कीजिए, आगे बढ़ाइए, और क्योंकि इस संदेश को बहुत ही संवेदनशील संदेश है। तो साथियों चलिए इसी क्रम में हम आगे बात करते हैं। आज के क्रमिक धरने पर बैठे हमारे बीपीएमएस भारतीय प्रतिरक्षा मजदूर संघ से एफिलेटेड कामगार यूनियन के वरिष्ठ साथी कॉमरेड श्री पंकज मिश्रा जी से। मिश्रा जी, आप ये बताएं कि आज जिस प्रकार से सरकार आप लोग के साथ ऑर्डिनेंस लाना, एस्मा लगाना, डरवाने के कार्य कर रही है, तो आप सरकार को कितने मजबूती से अपना एकता और अखंडता दिखाते हुए सरकार को आप जवाब देना चाहते हैं? मिश्रा जी। ये सरकार जो है तानाशाही पे उतारू हुई है इस समय, और जो तानाशाही चल रही है इसकी ये ज़्यादा दिन तक चलेगी नहीं। ये कोरोना के कारण जितने दिनों तक ये अपना उल्लू सीधा कर लें जब तक, तभी तक ये चीज़ चलेगी। और ये पेट की लड़ाई है, हमारी पेट की लड़ाई चल रही है, और उसको हम निरंतर चालू करते रहेंगे, लड़ते रहेंगे, आगे भी लड़ेंगे। लड़ते आए हैं और लड़ते हैं। 200 साल का पुराना इतिहास है हमारे ऑर्डिनेंस का। हमने 61 लड़ा, 72 71 लड़ा, और भी लड़ाइयाँ हमने लड़ी, और कारगिल युद्ध जैसे में हमने अपनी जीत हासिल की। आज हम जो लड़ रहे हैं अपने पेट के लिए, अपने हित के लिए। आज निगम में आप हमको दे रहे हो, हमने जब ज्वाइनिंग करा था, जब हमने एग्ज़ाम दिया, इंटरव्यू दिया था, तब हमने केवल निगम में जाने के लिए नहीं दिया था, हमने ज्वाइनिंग करी थी। आज भारत सरकार रक्षा मंत्रालय के अधीन हम काम कर रहे हैं। हम पीएसयू में या निगमीकरण में जाने के लिए नहीं। ये निगमीकरण प्राइवेटीकरण की पहली सीढ़ी है, ये पहली सीढ़ी है। आज हमको अभी आप दोगे, क्योंकि हमारा 2014 में हमारा और सेना का जो वर्कलोड था एक साथ था, रक्षा बजट जो था एक साथ होता था। 2014 में हमारा रक्षा बजट आपने अलग कर दिया। अब सेना अपने हिसाब से माल खरीदती है, हम कोई छुटपुटिया बम तो बनाते नहीं हैं जो हम जगह जगह जाके बेचेंगे। हम तो बेचेंगे, सेना ही को बेच सकते हैं, और सेना ही हमसे माल नहीं खरीदेगी क्योंकि बजट उनका अलग है। मिश्रा जी, थोड़ा रुकना चाहेंगे। जैसे निगम में जाने से तमाम कर्मचारियों को समस्या क्या है, उसको थोड़ा बताएं। समस्या ये है, निगम में जाने से हमको कोई दिक्कत नहीं है। निगम में जाने के पहले हमारा वर्कलोड कहाँ से मिलेगा हमको, हमारे कर्मचारियों की जो फैसिलिटी मिली हुई है, जैसे स्वास्थ्य की है, कैंटीन की है, अन्य सुविधाएं हैं, ये सब चीज़ें हमारी जो ख़त्म करने की इनकी प्लानिंग चल रही है, ये प्लानिंग की हमको दिक्कत है। दिक्कत ये हमारा वर्कलोड हमको मिलना चाहिए। ये सरकार कहीं से नहीं बोल रही है कि हम वर्कलोड आपको कहाँ से देंगे। हमारे ऊपर जब हम बनाते हैं बम, तो हमारे ऊपर थल सेना, वायुसेना और विभिन्न प्रकार की हमारे पास पाबंदियाँ हैं। और हम आज भी हम बम जो हैं बनाते हैं, जो बम हम आपसे बनाते हैं, वो बम हम हाथ से, आज से भी हम फिलिंग से करते हैं। आधुनिकीकरण के युग में आज भी हम हाथ से ही काम कर रहे हैं, और हमारे ऊपर जो हमको DRDO को हमको आदेश करता है उतना। सरकार तो बोल रही है कि हम आधुनिकीकरण के नाम पर ही निगमीकरण कर रहे हैं, तो इसमें रोष क्यों? आधुनिकीकरण कर कहाँ रही है? कोई ऐसी चीज़ आप बजट बता दीजिए कि हमको ये बजट में हमको ये सुविधाएं दी गई हों, ये मशीन ला के दे दी गई हों। आज भी हम, आप जाके हमारे सेक्शनों में देखें तो आज भी हम हाथ से ही काम कर रहे हैं, आज भी हम फिलिंग में हाथ से काम कर रहे हैं। कितना भरना है वो हम आज भी हाथ से ही तौल के सब भर रहे हैं।
यानी मैनुअली करते। मैनुअली काम चल रहा है। हमको आधुनिकीकरण से कुछ नहीं, ये केवल एक मीडिया को दिखाना है या उसको दिखाने के लिए कि हम आधुनिकीकरण के नाम पे या कह दिया जाए कि मेक इन इंडिया के नाम पे इन सब चीज़ों को आप हमको बना रहे हैं। ये केवल ये है कि हमारे पास जो ज़मीनें हैं, इसको ज़मीन को कैसे कब्जा किया जाए। अभी रक्षा मंत्रालय के अधीन है हमारी ज़मीन, इनको मिल नहीं सकती। इस ज़मीन को कब्जा करने के उद्देश्य से इन्होंने ये चीज़ बनाई है। और ज़्यादा नहीं, हम आपको बताएं, बीएसएनएल का हाल आप देख लीजिए। बीएसएनएल को 2G दिया, 3G दिया, अब बोलता है आप अपना वो करिए। यानी कहने का मतलब है आधुनिकीकरण के नाम पर ये जमीन हड़पने की साजिश हो रही है। साजिश चल इस बिल्कुल आप सही ने समझ रहे हैं। जो साजिश चल रही है वो इस ज़मीन हड़पने की है और 2 साल बाद हमको घाटा दिखा के हमको बाहर निकालने की साजिश है। धन्यवाद मिश्रा जी। साथियों, तो जिस प्रकार से आपने सुना हमारे मिश्रा जी को कि सरकार की ये साजिश है कि हम निगमीकरण, आधुनिकीकरण, मॉडर्नाइजेशन के नाम पर खंडसा कर करके और इनके पूरी संपत्तियों को एक निजी हाथों में सौंपने की तैयारी है। चलिए, इसी तारतम्य में हम INDWF से एफिलेटेड यूनियन, सुरक्षा कर्मचारी यूनियन के वरिष्ठ साथी जो कि आज अपने कंधों पर सुरक्षा कर्मचारी का एक प्रतिनिधित्व का दायित्व निभा रहे हैं, कॉमरेड श्री राजीव रंजन जी से, जो कि अपने फेडरेशन के राष्ट्रीय कार्यकारिणी सदस्य भी हैं। राजीव रंजन जी, आपसे ये जानना चाहेंगे कि जिस प्रकार से मुकेश जी, मिश्रा जी या महामंत्री, संगठन मंत्री ने बताया अभी तक, क्या ये जो सरकार की साजिश है, ये जमीन हड़पने की या कर्मचारियों को भविष्य को अंधेरे में डालने का, या ये साजिश कर रही है, आप उसको थोड़ा बताएं विस्तार से। धन्यवाद प्रमोद जी। सबसे पहले मैं सोशल जस्टिस जो चैनल है उसको धन्यवाद देता हूं कि जो हम लोग के क्रमिक धरने में आके और हम लोग की आवाज़ को सोशल मीडिया के तौर पे उसको प्रदर्शित करने के लिए सबसे पहले धन्यवाद के पात्र हैं। हाँ, जैसा कि आपका सवाल है कि ये ज़मीन हड़पने की साजिश, तो मुझे जैसा मेरा व्यक्तिगत अनुभव जो कह रहा है वो ये कह रहा है कि इसमें 100% सत्यता है। हमारे पास अयोध्या निर्माणियों के पास कुल 62,000 एकड़ ज़मीनें हैं और 62,000 एकड़ ज़मीनें पुणे, मुंबई, मुरादनगर, ऐसी ऐसी जगह पे हैं कि जहाँ यानी तकरीबन ऑर्डिनेंस जो है सिटी में ही। हाँ, मैक्सिमम जो है सिटी में ही है और इनकी ज़मीनों की कीमत अरबों रुपए में है। तो जो उद्योगपति या जो इसमें जो भी इसका अगर आगे, अभी तो निगमीकरण हो रहा है, निगमीकरण के बाद इसका अगला स्टेप जो है वो निजीकरण की तरफ ही होगा। क्योंकि आपको लॉस में दिखा के गवर्नमेंट जो है बहुत ज़्यादा दिन तक आपको हर भत्ते हर उसमें दे नहीं सकती। अभी जैसे निगम में NTPC, HPCL या सेल, बेल, गेल भी आते हैं, तो वो तो अच्छे ONGC वो अच्छे प्रकार से सर्वाइव कर रही है, तो आप सबको इससे क्या समस्या है? अभी अच्छा क्वेश्चन आपने पूछा। अभी आपको लेटेस्ट जानकारी दे दूं कि BPCL जो है, भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड, ये भी कॉरपोरेशन में थी, और BPCL, HPCL और IOCL, ये 3 जो है पेट्रोलियम की सबसे बड़ी कंपनियां हैं। और इनका मतलब सालाना एग्जैक्ट डाटा तो मैं नहीं बता पाऊंगा, लेकिन करोड़ों का टर्नओवर है और प्रॉफिट गवर्नमेंट को देती हैं। लेकिन अभी आपने सुना होगा, एक या 1.5 महीने पहले की बात है, BPCL को जो सरकार के 52% शेयर हैं, वो पूरे 52% शेयर सरकार बेच के BPCL को पूर्णतः प्राइवेट कर रही है। तो वो तो मुनाफे की कंपनियां थी, पेट्रोलियम कंपनियां, बावजूद उसके सरकार ने उसके अपने शेयर हटा के उसको पूरी तरह से प्राइवेट कर दिया। तो कैसे हम अपने आप को संतुष्ट करें कि हम जो बनाते हैं उसमें हम फ़ायदा देने के बाद भी बचे रहेंगे? तो ये सबसे बड़ा हम लोग के लिए चुनौती है और इसी के लिए हमारी मुख्य लड़ाई है। आगे की रणनीति के बारे में? आगे की रणनीति हमारी, अभी तो देखिए जो ऑर्डिनेंस आया है इसकी वजह से हमारे कई नए साथियों को समस्याएं आ सकती है। तो जो हमारे ऊपर के फेडरेशन लीडर हैं उन लोगों ने बहुत परिपक्वता का उदाहरण देते हुए अभी इस चीज़ को विड्रॉ किया है। 8 तारीख को हम लोग का स्ट्राइक बैलेट वोटिंग थी, उसको 26 जुलाई से प्रस्तावित जो हड़ताल थी उसको अभी कुछ दिन के लिए स्थगित किया है। लेकिन
अभी जो सरकार का फैसला ऑर्डिनेंस क्या होता है, 6 महीने के लिए वैलिड रहता है। अगर उसको कानून बनाना है तो 6 महीने के अंदर आपको दोनों सदनों से, राज्यसभा और लोकसभा दोनों से पास कराना पड़ता है। तो ये हमें इसका बहुत कम चांस है, क्योंकि इसका बहुत ज़्यादा विरोध है और ख़ुद सरकार के कई सांसदों को इसका विरोध झेलना पड़ेगा, क्योंकि हर शहरों में केंद्रीय कर्मचारी हैं और हमारे ऑर्डिनेंस के अच्छा, जैसे जबलपुर शहर से लेके कई शहरों में अच्छा उनका संख्या बल है और उससे सांसदों का इसका विरोध भी होगा। तो सरकार ने ऑर्डिनेंस दिया ऐसे समय पर जब अभी संसद नहीं चल रहा है, कि कम से कम हमारा अभी प्रस्तावित हड़ताल जो है वो टल जाए। लेकिन प्रस्तावित हड़ताल टलेगा, लेकिन कम्प्लीटली जो है वो बंद नहीं होगा, वो हम लोग आगे की रणनीति में करेंगे। और इसको अभी फेडरेशन के कल जॉइंट एक्शन कमेटी का एक वो भी आया है, उसमें ये कहा गया है कि 8 तारीख को जो स्ट्राइक बैलेट हम लोग देंगे, तो उस दिन तो दे नहीं पाएंगे, तो उस दिन काला बैच जो है 8 जुलाई को सारे ऑर्डिनेंस में जितने भी कर्मचारी हैं काला बैच बांध के सरकार की इस नीति का, ऑर्डिनेंस का विरोध करेंगे और निगमीकरण, दोनों चीज़ों का विरोध करेंगे। और दूसरी चीज़, फेडरेशनों ने ये भी निश्चित किया है कि बड़े बड़े वकीलों से चर्चाएं होंगी दिल्ली में, इसकी जो है वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से कल कानूनी सलाह ली। हाँ, कानूनी सलाह ली जाएगी कि ताकि इस ऑर्डिनेंस को चैलेंज किया जाए। क्योंकि जो इंडस्ट्रियल एक्ट है उसमें हम लोगों को 1948 इंडस्ट्रियल एक्ट, उसमें हम लोग को हड़ताल करने की जो है वो इसकी मतलब मांग के लिए अपने हड़ताल करने की छूट दी गई थी। लेकिन इस सरकार ने तानाशाही रुख अपनाते हुए मजदूरों के अधिकार हुआ करता। हाँ, मजदूरों के ये इंडस्ट्रियल एक्ट में ये उसका हड़ताल, उसका जो है वो मतलब हाँ संवैधानिक अधिकार है। बिल्कुल बिल्कुल आप सही बोल रहे हैं। लेकिन इस अध्यादेश के बाद वो संवैधानिक अधिकार ख़त्म हो जाता है। क्योंकि अध्यादेश अगर दोनों सदनों से पास होगा तो वो संविधान के अंदर एक कानून बन जाएगा। लेकिन अगर नहीं बनता है, पास नहीं होता, 6 महीने के लिए फिर भी, लेकिन वो अस्थायी तौर पे एक तरह से कानून है। धन्यवाद राजीव जी। साथियों, आप सब देख रहे हैं इस मध्य रात्रि में भी ये कर्मचारी 15 दिनों से, विगत 15 दिनों से क्रमिक धरने पर बैठे हैं और सब ने इनके कानून को भी असंवैधानिक रूप से लाए या जैसे लाए, उनको इन्होंने नकारा नहीं। उनको बोला कि हम ठीक है, उन्होंने जब कानून लाए हैं उस कानून को हम चैलेंज भी करेंगे, हम अपने अधिकार हक की बात भी करेंगे और हम वकीलों की सलाह भी लेंगे और उसके माध्यम से ही हम फिर पुनः धरने पर बैठेंगे, पुनः हम हड़ताल की ओर अग्रसर होंगे। तो मेरा कहने का मतलब है कि सरकार इस प्रकार से एक झटके में लाखों हजारों कर्मचारियों के भविष्य को अंधेरे में धकेलने के कार्य करती है। तो सरकार भी इन चीज़ को सोचे और मोरालिटी को थोड़ा वो करें कि ताकि कर्मचारियों का भविष्य, और जो भारत सरकार में एक चौथे सेना के रूप में ऑर्डिनेंस निर्माणियों का जो कर्मचारी बनने का गौरवान्वित हुआ करते थे, एक झटके में किसी अडानी अंबानी की ओर बेच देना इन सब कर्मचारियों का रोष है। तो इसलिए आप सबसे आग्रह है कि मित्रों, आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा संदेश दें, शेयर करें, व्यूजर बने और इस संदेश को आगे की ओर बढ़ाएं। धन्यवाद। ये सोशल जस्टिस के माध्यम से आप तमाम लोगों को शुभ रात्रि। धन्यवाद।